तृतीय कर्नाटक युद्ध से हम लोग को पढ़ना, जो कि आप देखोगे तो ये 1758 से लेके, ठीक है, 1763 तक चलेगा, ठीक है। लेकिन यूरोप में आप देखोगे तो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब होता है? तो 1756 में शुरू होता है, ये 63 तक चलता है, ठीक है। तो 1756 से लेके 1763 तक यूरोप में ये चलेगा। लेकिन भारत में वो सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक विस्तार आपको कब से कब तक देखने को मिलता है? तो 58 से लेकर 63 तक देखने को मिलता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग दूसरा कर्नाटक वार पढ़ रहे थे, तो कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी, तो क्या बताएंगे? तो पौंडीचेरी की संधि से हुई थी। कौन से संधि से हुई? तो पौंडीचेरी के संधि से आपको दूसरा कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो समाप्त हो जाता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है, शुरू होता है, जो कि 58 से लेकर 63 तक चलेगा भारत में। अगर पूछेगा किस युद्ध का विस्तार था, तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो ये सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ पे हो रहा था? तो यूरोप में हो रहा था, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में, ठीक है। ध्यान रखना है। पौंडीचेरी की संधि में इन लोगों ने क्या किया था, सर, दोनों का जो अपना जो क्षेत्र जो होगा, एक दूसरे के क्षेत्र का रिस्पेक्ट करेंगे, अतिक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन सब कुछ अस्थायी हो गया। और 1756 में आप देखोगे यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में कौन सा युद्ध शुरू हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि 7 वर्षों तक चला था, ठीक है। और जैसे ही युद्ध यूरोप में प्रारंभ होता, फिर से भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध का वातावरण जो होता हो जाता, शुरू हो जाता। तृतीय कर्नाटक युद्ध आपको यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि 58 से लेकर 63 तक, ठीक है, ध्यान में रखना। अब भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने अपना एक सेनापति को भेजा, जिसका नाम था काउंट डी लाली, ठीक है। क्या नाम था उसका? काउंट डी लाली। तो लाली जो था, ध्यान में रखना है, सेनापति के तौर पर मतलब क्या है, विशाल सेना लेकर भारत आया, ठीक है, ध्यान में रखना। लाली का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप देखोगे तो ये अप्रैल 1758 में क्या होता है, भारत पहुंचता है। और जब तक ये भारत पहुंचा था तो एक नया डेवलपमेंट हो गया था। नया डेवलपमेंट क्या हो गया था? जब 58 में जब भारत पहुंचा तो प्लासी की लड़ाई हो चुकी थी, 1757 में हो चुकी थी ना। अरे प्लासी 1757 में हो चुका था ना। और लाली 58 में भारत पहुंचा था। प्लासी जीतने के बाद इनकी स्थिति जो थी पहले के अपेक्षा अगर बात करेंगे तो काफी अधिक मजबूत हो गई थी, ठीक है। तो जब इन्होंने प्लासी को जीता 1700 कब हुआ? 57 में। तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, प्लासी से इनको बहुत अधिक रिसोर्सेस वगैरह इनको मिलना शुरू हो गया था। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 1757 में प्लासी जीता और 58 में जब लाली जब बड़ी सेना लेकर जब पहुंचता है, लेकिन फिर भी जो था मुकाबला नहीं कर पाया, ठीक है। बंगाल भी जैसे अंग्रेजों की स्थिति काफी अधिक मजबूत हो गई थी, ध्यान में रखना है। और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंदर नगर पे, ठीक है, अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे वाटसन कहाँ पे था? तो वाटसन मद्रास में था। कहाँ पे था वाटसन? कहाँ का गवर्नर था वाटसन? मद्रास का था, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे, बंगाल का था। तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने मिलकर फ्रांसीसियों की किस बस्ती पे अधिकार कर लिया? क्या बताएंगे? ठीक है, तो चंदननगर पे, चंद्रनगर ठीक पे। है। और इसी वर्ष अगर बात करेंगे 1757, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल मतलब क्या था, इनको प्लासी की लड़ाई में बंगाल भी जीतने का मौका मिल गया था। तो बंगाल पे तो ऑलरेडी किसका, ब्रिटिश का प्रभुत्व हो गया था, कंपनी का। अब यहाँ पे देखिए, लाली ने भारत में आने के बाद सबसे पहले अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पे घेरा डाला, ठीक है, जो कि मद्रास के पास में था। और 1758 पे उस पर कब्जा कर लिया। अब सेंट फोर्ट डेविड को जब ये जीत गया लाली, तो उसके बाद तंजावुर का घेरा डाला। लेकिन काफी लंबे समय तक मतलब ध्यान रखें, घेरा डाले रहा, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। और उसका फायदा किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया, क्योंकि बड़ी सेना लेकर सेंट फोर्ट डेविड के पास में क्या थी, लाली की सेना थी। इधर मतलब ब्रिटिश को बहुत सारे चीजों की बात करेंगे तो तैयारी का मौका मिल गया, ठीक है। माइक बंद कीजिए। अब उसके बाद आप देखोगे तो क्या चीज थी, उसके बाद आप देखेंगे तो काफी लंबे समय के बाद कुछ फायदा नहीं होता था। अंग्रेजों की एक सैनिक जो थी टुकड़ी बंगाल से तंजावुर की ओर भेजी गई, ठीक है, क्योंकि बंगाल डेट टाइम पूरी तरीके से इनके अधीन आ गया था। 57-58 के बाद वहां पे मीर जाफर को बैठा दिया गया था। अब मीर जाफर की बात करेंगे, पपेट था, किसका पपेट था? कंपनी के साथ, कंपनी का पपेट था। तो उसके बाद देखोगे तो तंजावुर में क्या होता है, काफी बड़ी सेना आती है, ब्रिटिश सेना। जब ब्रिटिश सेना जब तंजावुर में जब पहुंचती है तो मजबूरी बस, ठीक है, लाली को तंजावुर से अपना घेरा को उठाना पड़ा। और इसके वजह से देखोगे फ्रांसीसियों की प्रवेश में क्या हो गई, कमी आ गई, ठीक है। आगे चल के आपको एक लड़ाई होगी, उस लड़ाई को 1760 में होती है, जिसके बाद फ्रांसीसी शक्ति पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। वो लड़ाई का नाम क्या है? हांडीवास। वांडीवास, ठीक है, ध्यान रखो, वांडीवास की लड़ाई काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तंजावुर से खाली हाथ लौटने के बाद लाली ने मद्रास पर घेरा डालने का निर्णय लिया। इसके लिए हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी को सहयोग के लिए बुलाया गया। ध्यान रखें, बुस्सी, बुस्सी बेचारा आता तो है, लेकिन बुस्सी हो जाता है किडनैप, ठीक है। तो यहाँ पे बुस्सी को बुलाया गया।
अब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बहुत बहुत कल पढ़ा था हमने से आपको बताया था से भाई ये जो डुप्ले अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मॉरिशस के गवर्नर को बुलाया था, मोर्स जिसका नाम था। और यहाँ पे लाली ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हैदराबाद के गवर्नर को बुलाया जिसका नाम क्या था? बुस्सी था। पूछा हुआ प्रश्न है। अब बुस्सी के हैदराबाद छोड़ने का अंग्रेजों का लाभ हुआ। अंग्रेजों ने कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया। भय बस हैदराबाद के शासक जिसका नाम था सलाबत जंग भी अंग्रेजों के मतलब क्या हो गया? सर मोर्स तो अंग्रेजी गवर्नर था ना। सॉरी, क्या नाम था उसका? वो अरे फ्रांस लावार्दूनो गवर्नर था। का नाम लावार्दुनो, सॉरी लावार्दुनो, लावार्दुनो, ठीक है। तब यहाँ पे जैसा ही मतलब जो था ना, जैसा ही मतलब बुस्सी जो हैदराबाद को छोड़ा, तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर को, सॉरी इधर मतलब क्या, ब्रिटिश कंपनी के सेना को क्या मिला? मौका मिल गया। वो मतलब हैदराबाद पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। और वहां का जो शासक उस समय कौन था? सलाबत जंग था। क्या नाम था उसका? सलावत जंग, ठीक है। तो सलावत जंग डर कर क्या होता है ना, वो पहले फ्रांसीसियों को सहयोग कर रहा था, फ्रांसीसी के द्वारा ही बनाया गया, तो वो भी अंग्रेजों में क्या हो गया? मिल गया, ठीक है। फ्रांसीसी मद्रास का घेरा डालने में तो सफल है, परंतु बाद में खाली हाथी वहां से घेरा को भी उठाना पड़ा, ठीक है। अब इसी के बीच देखोगे, बीच का 58 और 1759 का जो साल है, 1758 और 1700, ध्यान में रखना 59 का जो साल है, उसमें आप देखोगे, ठीक है, उसमें आप देखोगे तो क्या होता है से क्या होता है उसको, ये छूट-फूट लड़ाई होती रहती, छोटी बड़ी लड़ाई होती रहती, लेकिन बड़ा लड़ाई की बात करेंगे तो 1760 में होगा, ठीक है। तो मद्रास के घेरे के एक वर्ष बाद अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रही, जिसमें फ्रांसीसियों का प्रभाव दिन ब दिन मतलब था घटता गया। और 1759 ईस्वी में अंग्रेजी सेना नायक कुक एक विशाल सेना के साथ, ध्यान रखिए, जिसको नाम था कैप्टन कुक। क्या नाम था? कैप्टन कुक, पूरा नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेना नायक है जिसका नाम था कैप्टन कुक। क्या हुआ? मद्रास पहुंचा। कब पहुंचा मद्रास? 1760 में, जो ठीक है, ध्यान में जहांगीर की रखना जवाब है। में गया था। कैप्टन कुक वही जो जहांगीर हाँ की जवाब कैप में गया था। हाँ वो भी था, लेकिन मतलब वो दूसरा कुक था, ये सेनापति था, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या नाम था इसका? तो कैप्टन कुक इसका नाम, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। काफी अधिक महत्वपूर्ण है। कहाँ पहुंचा? तो ये आपका पहुंचता है, एक मिनट रुक जाइए, ये एक पे एक बच्चे लोगों ने रिवीजन लिया है, ठीक है। जब क्लास नहीं होगा मैसेज करेंगे से क्लास कब होगी, जब क्लास होगा तो क्लास से गायब रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, अंग्रेजी सेना नायक जो था कैप्टन कुक जो था, वो विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। और वहां पे मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में एक जगह है, ठीक है, कभी अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल जाएगा तो ध्यान रखना, मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में क्या है? एक जगह है जिसका नाम क्या है? वांडीवास। क्या नाम है? वांडीवास। वांडीवास का लोकेशन क्या है? मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में है, ठीक है, ध्यान में रखना। मतलब आप नाम ले लेके बुलाएंगे तब आप लोग क्लास ज्वाइन करोगे। मुझे अगर जिस दिन क्लास नहीं लेना होगा, हम पहला ही मैसेज डाल देंगे। अगर मेरा मैसेज अगर 9 बजे तक अगर नहीं गई है, दैट मीन्स क्लास होगी। तो मुझे आप मैसेज करके ये मत पूछिए क्लास होगी कि नहीं। क्लास अगर नहीं होगी तो हम पहले मैसेज डाल देंगे नहीं होगी। अगर मैंने मैसेज 9 बजे तक नहीं डाला, दैट मीन्स क्लास होगी। और आप लोग 9 बजे प्रेजेंट रहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। अगर मुझे नहीं लेना होगा, मैं पहले सूचना दे दूंगा सो नहीं ले रहा मैं आज क्लास। तो कैप्टन कुक जो था एक विशाल सेना के साथ कहां पहुंचा? मद्रास पहुंचा। अब मद्रास और पांडिचेरी के बीच कौन सा स्थान था? क्या नाम था? वांडीवास। वांडीवास, ठीक है। तो वांडीवास नामक स्थान पे फ्रांसीसी सेना जो थी बुरी तरीके से पराजित हुई। अब बेचारा बुस्सी तो आया था मदद करने, लेकिन बुस्सी को बंदी बना लिया गया, ठीक है। जो मैंने ऊपर में बताया था, कहाँ का गवर्नर था बुस्सी? बुस्सी कहाँ का गवर्नर था? हैदराबाद। हैदराबाद। तो बुस्सी को बुलाने से फ्रांसीसी गवर्नमेंट को क्या क्या नुकसान हुआ? पहले तो बुस्सी ने हैदराबाद छोड़ी, तो हैदराबाद जो था थोड़ा बहुत फ्रांसीसियों का उस पर अधिकार था, मतलब कि से असर था, वो भी इनके हाथ से निकला, क्योंकि सलाबतगंज ने डर कर मतलब अंग्रेजों से दोस्ती कर ली। तो हैदराबाद तो हाथ से गया। और बेचारा बुस्सी जो बंदी जो बन गया, ठीक है, बांडीवास की लड़ाई में बुस्सी को बंदी बनाकर अंग्रेजों ने सारी संधि जो थी अपने फेवर में किया, ठीक है। से हम बंदी बना के रखते हैं, अब सारा संधि जो होगी, जो भी एग्रीमेंट वगैरह जो भी होगा, सब के सब मेरे फेवर में होगा, ठीक है। वस्तुतः बांदीवास के युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया। अगर पूछा गया किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया, तो उस युद्ध का नाम क्या है? बांडीवास। वांडीवास थे। तो बेचारा आप देखो, एक चीज आप नोटिस करना, डुप्ले ने किसको बुलाया था? क्या नाम था? फिर से मैं नाम भूल गया उसका, क्या नाम था? लावर्दुनो। लावर्दुनो। लावर्दुनो को बुलाया था। वो भी डुप्ले के लिए मतलब एक तरह से विश्वासघात किया, वो भी नुकसानदायक साबित हुआ, हुआ कि नहीं? ठीक है। और यहाँ पे बेचारा बुस्सी को बुलाया गया, लेकिन बुस्सी भी मतलब क्या हो गया?
क्या हुआ एक तरह से, मतलब गलत ही, मतलब लाली के लिए मतलब क्या हुआ, दिक्कत ही हो गया ना लाली के लिए, क्योंकि ये बेचारा बंदी बन गया और लाली से मतलब इसके बिहाफ पे संधि की गई। अभी तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसको बोलते हैं पेरिस की संधि। कौन सी बोलती है? पेरिस की संधि। यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में 1763 में पेरिस की संधि होती है और दोनों शक्तियों के बीच जो था संघर्ष समाप्त हो गया। ठीक है, अब इस संधि के बाद पौंडीचेरी, ठीक है, दो जगह का नाम ध्यान में रखना है। पौंडीचेरी या चंदननगर आदि प्रदेश को मतलब ध्यान में रखना है, किसको लौटा दिया गया? ये फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। ठीक है, और ये जो जगह जो था, दोनों का दोनों जगह जो था, ध्यान में रखेंगे 1954 तक ये फ्रांसीसियों के कब्जा में ही रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 1954 में ये किसे दिया जाता है? भारत को ये क्षेत्र सौंपा जाता है। ठीक है, तो 1763 में ये जगह जो थी पौंडीचेरी और चंदननगर फ्रांसीसियों को दिया गया। और टिल द इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, आजादी के बाद भी ये क्षेत्र इन्हीं के अधीन रहा। बाद में इन्होंने भारत को लौटा दिया, परंतु संधि में शर्त यह भी रखी गई कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। समझ रहे हैं? इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया, अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर दिया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ कर फेंक दिया। ठीक है, फ्रांसीसियों की पराजय के ने भारत के लिए, ठीक है, राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया। पुर्तगालियों एवं डचों को पराजित करने के बाद फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेज अपना एकछत्र राज स्थापित कर लिया। पुर्तगाली पहले हारे, उसके बाद डच भी हारे, और उसके बाद फ्रांसीसियों के हारना पूरी तरीके से मतलब क्या, जो चीजें जो थी किसके फेवर में गई? तो ब्रिटिश के फेवर में गई। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1 मिनट रुकिएगा, कॉल ले। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो क्या हुआ? तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे देखोगे, डुप्ले के द्वारा मजबूत साम्राज्य की जो नींव रखने की जो कोशिश की गई थी फ्रांस के लिए, उसको मतलब बांडीवास के युद्ध में क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। ठीक है, और फ्रांसीसियों का जो उद्देश्य जो था वो पूरी तरीके से मतलब क्या रहा, यहाँ पे असफल हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम थोड़ा डुप्ले के बारे में, हम लोग थोड़ा पढ़ लेते। ऊपर जो बॉक्स में जो दिया रहता है, कभी कभी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में डुप्ले का उत्थान एवं पतन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये काफी अधिक महत्वपूर्ण रहेगा, इसको जरा समझ लीजिए। पूरा नाम था इसका जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले। क्या नाम था इसका? जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले। ठीक है, 1697 में जन्मा था। इंडिज कंपनी के धनवान महानिदेशक का पुत्र था। ठीक है, अच्छे फैमिली से आता था। 1720 में अपने पिता के प्रभाव के आधार पर पौंडीचेरी में एक ऊंचा पद प्राप्त हुआ। ध्यान में रखेंगे, अपने निजी व्यापार के माध्यम से पौंडीचेरी में काफी धन अर्जित किया। बाद में उसे फ्रांसीसी कंपनी में नौकरी करने की अनुमति मिली। दिसंबर 1756 में उसे फ्रांसीसी कंपनी के संविधान में व्यापक बदलाव करने के कारण निलंबित भी कर दिया गया था। ठीक है, 1796 में उसे निलंबित कर दिया गया था गया, जिसे कुछ शंकाएं भी उत्पन्न हुई। 1730 में डुप्ले अपना मुकदमा जीत गया और उसे क्षतिपूर्ति के रूप में चंदन नगर का मतलब क्या बनाया गया? तो गवर्नर उसको चंदन नगर का बना दिया गया। ठीक है, 1741 में उसे भारत में फ्रांसीसी कॉलोनियों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। बाद में उसे मुगल बादशाह द्वारा नवाब की उपाधि भी दी गई थी। डुप्ले को नवाब की उपाधि दी गई थी, अगर पूछ देगा किस फ्रांसीसी गवर्नर को मुगल बादशाह के द्वारा नवाब की उपाधि दी गई थी, तो उसका नाम क्या होगा? डुप्ले। ठीक है, अब इतिहासकार की बात करेंगे, डुप्ले को क्या समझते हैं? इतिहासकारों के अनुसार डुप्ले में व्यापक दृष्टि के साथ साथ राजनीतिक अंतर्दृष्टि के अतिरिक्त एक प्रशासक, एक राजनयिक और नेता के गुण भी क्या थे? मौजूद थे। ठीक है, मतलब बहुत डुप्ले की बात करेंगे, एक प्रशासक जिसको एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा था, एक राजनयिक मतलब एक एम्बेसडर अच्छा था, एक लीडर के भी गुण थे। सारे ही सारे गुण जो थे डुप्ले में थे। अब प्रशासक की बात करेंगे, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर डुप्ले कितना इफेक्टिव था उसको हम लोग समझते हैं। तो 1741 में मतलब 1741 में डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? पौंडीचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसने देखा कि पौंडीचेरी कई समस्याओं, मराठा आक्रमण, अकाल, बंजर भूमि, कर्नाटक में अव्यवस्थित दशाओं का सामना कर रहा है। इसके अलावा कंपनी के निदेशकों ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेशों की प्रमुखता देने के कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चों में व्यापक कटौती की। आपको पता होना चाहिए, फ्रेंच कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है,
डुप्ले ने अपनी परिषद के विरोध के बावजूद अधिकारियों के वेतन में कटौती के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में भी कमी की, ध्यान में रखना है। हालांकि उसे बस्तियों की किलाबंदी के मामले में निदेशकों के आदेश को न मानने का निर्णय किया। उसने पांडिचेरी की रक्षा व्यय में वृद्धि की और यहां तक कि अपनी व्यक्तिगत संपत्ति में भी इस पर बड़ी राशि व्यय की। उसने उपनिवेश के व्यापार के विकास के लिए व्यवहारपरक कदम भी उठाकर दक्षिण भारत में पांडिचेरी को वाणिज्य का स्थान बना दिया। बाद में कंपनी के निदेशकों ने डुप्ले द्वारा सही निर्णय लेने के लिए उसकी प्रशंसा भी की थी। तो ये प्रशासक के तौर पर अगर देखा जाए तो इसने अच्छा काम किया था, क्योंकि इसने जो सैलरी में कटौती कर दी थी। तो जो कंपनी के जो फ्रांसीसी कंपनी के एम्प्लॉय वगैरह जो थे वो तो इससे नाराज थे, लेकिन वो सैलरी में कटौती करके इसने क्या किया, सैन्य में क्या किया, मतलब सेना को मजबूत करने के लिए उसमें मतलब इसने खर्चा बढ़ाए थे। तो ये आपको बस इतना ध्यान में रखना है। गवर्नर कब बना था पौंडीचेरी के, तो 1741 में है। बाकी ये पूछेगा भी तो मेंस में पूछेगा, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे डुप्ले अच्छा था। अब आते हैं प्लोटिशियन के तौर पर, कूटनीतिज्ञ की बात करें उसमें कैसा था। तो प्रथम दो कर्नाटक युद्धों का विश्लेषण नेता के रूप में डुप्ले की कूटनीतिक सिद्ध करता है, जिसे भारत में यूरोपीय जीत का मार्ग जो था प्रशस्त कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखना। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब का इस्तेमाल, ठीक है, अंग्रेजों को उसके शासित क्षेत्र के युद्ध के लिए प्रयोग करने से मना किया, ध्यान में रखना है, ताकि वो फ्रांसीसी सेनाएं पर्याप्त शक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले यहाँ पे कर्नाटक के जो नवाब जो थे उनको बोला से देखो तुम्हारा जो क्षेत्र जो है किसी भी विदेशी शक्ति के लिए यूज नहीं होना चाहिए। तो कर्नाटक के नवाब ने जो ब्रिटिश जो थे उनको मतलब, ठीक है, उनको मतलब ध्यान में रखना है, मना किया से आप हमारे भूमि के यूज नहीं कर सकते, या जब तक ब्रिटिश को कर्नाटक के भूमि के यूज नहीं, ठीक है, ध्यान में रखना है, करने के लिए बोला गया उससे तब तक इधर फ्रांसीसी जो थे अपना सेना को मजबूत करते गए। और जब इनको जब सेना जब पूरी तरीके से मजबूत जब हो गया तो उसके बाद मतलब इन्होंने कर्नाटक में मतलब लड़ना शुरू किया। तब तक ब्रिटिश जो था कर्नाटक की भूमि को यूज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि नवाबों की तरफ से सख्त मनाही थी। पांडिचेरी की पूरी तरह से सुरक्षा प्राप्त हो सके, इसके बदले में नवाब को अंग्रेजों की हार के पश्चात मद्रास सौंपने का भी वचन दिया गया था, ठीक है। क्या बोला था, अंग्रेजों को हराएंगे, मद्रास तुमको सौंपेंगे। डुप्ले ने यह वचन किस गवर्नर किस मतलब नवाब को दिया था, कर्नाटक का नवाब का नाम क्या था, इसको बोला था मद्रास जीत को तुम्हें दे देंगे, अमीरुद्दीन। क्या नाम था, कौन, अमीरुद्दीन थे। अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन हाँ था। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन डुप्ले ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए नवाब को मद्रास नहीं दिया। और ध्यान में रखो, उसके बाद लड़ाई होती है, सेंट थॉमे की लड़ाई होती है, ध्यान में रखना है, जिसमें अनवरुद्दीन पराजित भी होता है, जीत भी जाता है। उसका बेटा का नाम क्या था जिसको भेजा था उसने लड़ने के लिए, क्या नाम था उसका बेटा का नाम, महफूज जंग। मुजफ्फर जंग था ना। मुजफ्फर जंग। नहीं, महफूज खान, महफूज खान। महफूज मुजफ्फर जंग खान। हैदराबाद का नवाब था, बेटा को जो भेजा था सेंट थॉमे की लड़ाई में अनवरुद्दीन ने, उसका नाम महफूज खान था। डुप्ले ने इतिहास से उदाहरण लेकर विशिष्ट परिस्थितियों में किए गए वादे कभी भी निभाए नहीं, ठीक है, इसने कभी भी अपने वादा को पूरा नहीं किया। एडमिरल यही था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एडमिरल ला बोर्डोनोइस को अंग्रेजों से किए गए वादों को तोड़ने के लिए राजी किया, लेकिन बाद में क्या होता है, किसके साथ मिल जाता है, ये किसके साथ मिल जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ये ब्रिटिश के साथ जाके मिल जाता है। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया, ठीक है। उसने हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहिब का अपना समर्थन दिया था, यह भी ध्यान में रखना है। अगर पूछेगा ना सबसे पहले भारत में सहायक नीति का प्रयोग किसने किया था ना, तो आप ये यही करोगे, ठीक है। लेकिन व्यापक पैमाने पे ब्लेजली आगे चल के डुप्ले। करता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखोगे, हाँ, कर्नाटक से किसको सपोर्ट किया, तो चंदा साहिब को। और हैदराबाद से किसे सपोर्ट किया, तो मुजफ्फर जंग को, ठीक है। इसके बदले में उन्होंने डुप्ले को कई सारी छूट प्रदान की गई। डुप्ले ने वास्तव में भारत में सहायक संधि प्रथा को स्थापित किया। उसने हैदराबाद के सूबेदार के खर्च पे फ्रांसीसी सेना को रखा था, ये सबसे पहले यही था, हैदराबाद में सूबेदार के खर्च पे फ्रांसीसी सेना को रखा था। सहायक संधि भी यही न थी, तो इसने सबसे पहले भारत में सहायक संधि की प्रथा की स्थापित इसी ने किया था। प्रचलन में बाद में जाके किसने लाया, ब्लेजली ने लाया, फिर कॉर्नवालिस ने लाया, किसने लाया, सहायक संधि किसकी थी, बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली। बेलेजली का, ठीक है। डुप्ले भारत में असफल क्यों हुआ, वाई डुप्ले फेल इन इंडिया, ठीक है। तो डुप्ले के द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना के शुरुआती हार और डुप्ले के राजनीतिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप कंपनी को भारी कीमत चुकाने के चलते 1754 में उसको वापस बुला लिया गया, ठीक है। कब बुलाया गया, तो बनाया कब गया था, 1743 में, 1743 में बुला लिया गया, ठीक है, ध्यान रखें, 1754 में इसको बुला लिया गया। इसके जगह पे किसको भेजा गया, गुडो गया। डुप्ले के बाद कौन आएगा, गुडो, ठीक है।
इतिहासकारों ने इस घटना को कंपनी के निर्देशक के भारी भूल कहा है। हालांकि डुप्ले की कुछ कमियां भी थी, जो कि निम्न प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, पहला कमी तो था, बहुत ज्यादा आशावादी था, सोच लेता था हम सपनों का भारत बना देंगे। ठीक है, काफी लंबे समय तक आशा बनाए रखता था, जिससे संकटपूर्ण स्थितियों का लाभ नहीं उठा पाता था। ठीक है, तो काफी लंबे समय तक वो आशा बना के रखता था। ठीक है, डुप्ले के मित्र उसे त्रिंकुश व्यवहार से पसंद नहीं करते, थोड़ा मिलनसार स्वभाव का आदमी नहीं था। ठीक है, डुप्ले कार्य को ना क्रियान्वयन नहीं कर पाता। जैसे आप लोग प्लान बनाते हैं, आज पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे, और फिर रात जब हो जाता बोला चलो कल से करेंगे। ठीक है, तो प्लान तो बनाता था, लेकिन उसको क्या बोलते थे, उसको उसको व्यवहार में नहीं ला पाता था। ठीक है, वो अभियान की योजना बनाता था, अपने अधीनस्थों को निर्देशित भी करता था, मतलब अपने साथ जो काम करने वाला लोग जो उनको भी बता था। लेकिन उसने लॉरेंस या क्लाइव की तरह कभी युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व नहीं किया। क्लाइव ध्यान में रखेंगे, गवर्नर भी था, सेनापति भी था। लॉरेंस की बात करेंगे, सेम था। तो वो अपने लोगों के साथ मतलब क्या होते थे ना, मैदान में उतरते थे। आप सोचो, एक मामूली सेना जो है वो अकेले लड़ रही है। ठीक है, और उसी में मतलब कोई गवर्नर वगैरह चला है उसके साथ लड़ने के, सबसे बड़ा अधिकारी, तो समझते हो दोगुना जोश के साथ लड़ेगा, लड़ेगा कि नहीं। मान लीजिए हमारे ही सेना जो है पाकिस्तान पे लड़ रही, ठीक है, साथ में ऐसा हो रहा पाकिस्तान की के साथ हमारा लड़ाई चल रहा है, ऐसा हुआ भी है इन फ्यूचर में। ठीक है, जब कारगिल वार चल रही थी तो जॉर्ज फर्नांडिस चले गए थे वहां पे, रक्षा मंत्री चले गए थे, बॉर्डर पे चले गए थे। तो सेना मामूली तरह से लड़ रही है, अब कोई प्राइम मिनिस्टर या रक्षा मंत्री चले जाए बॉर्डर पे, उसके सामने जहां पे लड़ाई हो रही है वहां पे जाके खड़ा हो जाए, तो उनका मनोबल कितना बढ़ जाएगा। तो सेम था ब्रिटिश के सेंस में, क्लाइव और लॉरेंस जो थे वो अपने सैनिकों के साथ सेना का नेतृत्व करते थे, युद्ध के मैदान में उतरते थे। लेकिन ये क्या करता था, अपने लोगों को आदेश तो दे देता था, लेकिन कभी भी मतलब जो था कि लीडरशिप की भूमिका में मैदान में नहीं जाता था। ठीक है, तो कह सकते थे थोड़ा सा इसमें नेतृत्व की कमी भी थी। ठीक है, क्योंकि डुप्ले द्वारा सोची गई योजना को उसके कमांडर क्रियान्वित नहीं कर सकते थे। ठीक है, मतलब ये जो प्लान जो बनाता था ना, उस प्लान को सर्कुलेट नहीं कर, मान लीजिए आप कोई प्लान बनाओगे तो आप उसको ज्यादा बेहतर कर सकते हो, फिर वो प्लान किसी को समझा दोगे तो वो ज्यादा बेहतर करेगा। कौन करेगा? ज्यादा बेहतर जाहिर सी बात है, आप ही करोगे ना। तो डुप्ले खुद प्लान बनाता था, तो उस प्लान को सर्कुलेट करने के लिए उसको खुद ही जाना चाहिए। लेकिन प्लान बना के ना लोगों को बता देता ऐसे 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 करना है। ठीक है, और जो लोग जो थे ना वो आधा प्लान रास्ते में भूल जाते थे, मतलब उसको सही से वो नहीं हो पाता, डुप्ले खुद जाता नहीं था। तो ये भी उसके असफलता का एक कारण है। ठीक है, अब फ्रांसीसी शक्तियों का असफल होने का क्या कारण था? ठीक है, मतलब ज्यादा है क्या ये? ठीक है, चलिए पढ़ा देता हूँ। ठीक है, फ्रांसीसी शक्ति की बात करेंगे, भारत में असफल होने के कारण क्या था, मतलब फ्रांसीसी शक्ति भारत में असफलता के कारण क्या थे। तो नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवा रखा था। डुप्ले के नेतृत्व में भी साम्राज्य विस्तार की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे थे, किंतु 1754 में डुप्ले को मतलब क्या किया गया, वापस बुला लिया गया। 1758 में काउंट डे राली को गवर्नर बनाकर भारत भेजे जाने से फ्रांसीसियों को सभी योजनाएं धूल धूसरित हो गई, मतलब मिट्टी में मिल गया। डुप्ले ने लगातार संघर्ष अपनी कूटनीतिक सूझ के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के अनुकूल जिस वातावरण का निर्माण किया था, उसे देश के ही अयोग्य अधिकारियों ने प्रतिकूल बना दिया, मतलब फ्रांसीसियों के खिलाफ बना दिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले की वापसी के कारण रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रभाव में नियमित रूप से वृद्धि होने लगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आप देखोगे प्लासी जीत चुके थे, आगे चल के बक्सर जीतेंगे, तो उनमें काफी अधिक आप देखोगे एफिशिएंसी आएगी ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। फ्रांसीसियों का मतलब क्या होगा, तो डाउनफॉल होगा। ठीक है, लाली की अदूरदर्शितापूर्ण नीति, लाली की बात करेंगे तो वो भी, उसमें भी काफी अदूरदर्शितापूर्ण नीति थी। फ्रांसीसी ने उन गतिविधियों को प्रेरित किया जिससे भारत में उनके राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गई। भारत में फ्रांसीसियों की पराजय अथवा असफलता के लिए अनेक कारण थे। ठीक है, कुछ कारण बड़े थे और कुछ कारण छोटे भी थे। सबसे पहला कारण देखें, अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता थी। अंग्रेज जो थे लड़ाई तो करते थे, साथ में व्यापार भी खूब करते थे। बहुत जगह के शासकों से उसने संधि कर रखी थी, तो इनको रेवेन्यू वगैरह का कभी इश्यू नहीं होता था। व्यापार से जो आमदनी जो होती थी उसको क्या चीज पे खर्चा करते थे, तो सेना के ऊपर खर्चा करते थे। तो सेना की भी संख्या इनकी बढ़ रही थी, मजबूती भी हो रही थी, साथ में मराठों के साथ इन्होंने दोस्ती वगैरह करना, ठीक है, ये सब भी जारी रखा था। मतलब नए नए शासकों से दोस्ती भी करना जारी रखा था। और इनको जो आमदनी जो होती, जो पैसा जो होता, तो उनसे अपने सैन्य को, ठीक है, युद्ध में स्थिति को काफी अधिक मतलब क्या किया, मजबूत किया। तो अंग्रेजों की सफलता का एक कारण यह था कि फ्रांसीसियों की तुलना में उनकी कंपनी आर्थिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ थी। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों ने 1736 से 56 के बीच में लगभग 2.5 गुना अधिक व्यवहार किया। युद्ध होने की स्थिति में भी अंग्रेजों ने अपना व्यापार पर पूरा ध्यान
केंद्रित किया जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई। ठीक है, जब इनका युद्ध भी होता था ना तो भी ये व्यापार करना बंद नहीं करते थे। अब फ्रांसीसी का था, जब युद्ध होता था व्यापार पूरी तरीके से बंद हो जाते थे। तब फ्रांसीसी को जब भी पैसे की आवश्यकता होती थी तो ये तो सरकारी कंपनी थी, ये फ्रांस के शासक से मांगते थे, वो इनको समय पे पैसा नहीं देते थे। तो इनसे मतलब इनकी स्थिति जो थी काफी अधिक अच्छी नहीं हो पाई। सैन्य खर्चा के लिए भी कई बार बोलना पड़ता तब जाकर फ्रांस से पैसा आता था। ये ब्रिटिश की बात का प्राइवेट कंपनी था, तो इनको जो भी प्रॉफिट होता था अपने सेना को मजबूत करता था, सुदृढ़ करता था। तो ये एक रीजन था से अंग्रेजी सेना जो थी फ्रांसीसियों की तुलना में श्रेष्ठ थी। अब सबसे पहले कंपनी का स्वरूप जो था बहुत मैटर करता है। जैसे बात करें फ्रांसीसी कंपनी कैसी थी, सरकारी संस्था थी। अब यहाँ पे देखिए अभी भी कोई भी सरकारी नौकरी करेंगे तो भाई एक चीज को करने के लिए 75 बार दिक्कत होता। एक बार आवेदन दो, ये करो वो करो, 75 जगह से जाएगा तब वो फंड आपके पास आता है। अंग्रेजी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, तुरंत कोई चीज काम हो जाता था। इसका प्रभाव यह पड़ा कि फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों में लगन एवं निष्ठा की कमी आ गई। मतलब ऐसे जो सरकारी नौकरी वाले देखते हैं ना, जो अधिकारी लोग करप्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम यही था। तो यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी के जो कर्मचारी वगैरह जो थे वो तो ना तो मेहनत से काम करते थे ना कुछ करते थे, तो उनके श्रेष्ठता में मतलब कमी आ गई। फ्रांसीसी कंपनी को ब्याज एक निश्चित दर पे प्राप्त होता था, इसीलिए वो भी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे मान लीजिए फ्रांसीसी कंपनी में कोई निवेश अगर किया ना, तो उसको ध्यान रखना 5% फिक्स से उनको मिलेगा ही। ठीक है, कंपनी का कुछ भी स्थिति हो जाए 5% आपको मिलेगा। जैसे जैसे सरकारी नौकरी में नहीं होता, आप काम करो या ना करो कुछ भी हो जाए आपको तो पैसा मिलेगा ही। ठीक है, आज जब पैसा मिलेगा तो आदमी काम क्यों करेगा भाई। सरकारी प्राइवेट नौकरी में एक दिन काम नहीं करो आपको निकाल के बाहर फेंक देगा या नहीं फेंक देगा, तो उसमें काम खूब करना पड़ता है। तो सेम फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों के साथ भी था, उनको एक लाभांश डिविडेंड जो था फिक्स मिलता था, इसलिए वो ढंग से काम भी नहीं करते थे, इसलिए कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। फ्रांसीसी कंपनी पर सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था। सरकार की जो नीति जो होती थी वो सीधा सीधा इनके ऊपर पड़ता था। अगर वहां पे अगर यूरोप में अगर युद्ध शुरू हुआ तो यहाँ पर भी इनको करना पड़ता था। जबकि अंग्रेज कंपनी का स्वरूप निजी होने के कारण उस पर सरकारी निर्णयों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था, प्राइवेट कंपनी थी ये। अंग्रेजों का बंगाल विजय काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल किया। जब बंगाल में जब इन्होंने सबसे पहले पलासी की लड़ाई जब जीती तो बहुत बड़ा उन्नत क्षेत्र जो था इनको मिल गया। ठीक है, इनको बंगाल के नवाब से इनको क्या मिलने लगा था, फंड मिलने लगा। ठीक है, टैक्सेस फ्री वहां पे रेवेन्यू, टैक्सेस फ्री वहां पे ट्रेड होना शुरू हो गई। तो इनकी स्थिति जो थी काफी अधिक महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि बंगाल जीतने का अपार धन एवं जनशक्ति इनको मिला। जनशक्ति क्या मिला, तो जनशक्ति सेनाएं मिल गई। ठीक है, बंगाल की सेनाएं इनको मिल गई। ठीक है, आगे चल के आप देखोगे अवध की सेनाएं इनको मिल जाती है। 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर होगा तो उसमें अवध की सेना मिल जाएगी, तो अवध से भी पैसा मिलेगा। ठीक है, बंगाल से भी पैसा मिलेगा, साथ में सेना भी मिलेगा। तो इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इनका प्रयोग क्या कहाँ पे कर रहे थे, इधर फ्रांसीसियों के खिलाफ ही तो कर रहे थे। बंगाल से प्राप्त होने वाले आय का प्रयोग से मद्रास के युद्धों में करते थे, जो वहां से जो इनकम मिलता था उसका ये मद्रास के युद्ध में करते थे। फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा कोई प्रदेश नहीं था, वो दक्षिण तक ही सीमित थे। ठीक है, यद्यपि डुप्ले ने भारत के दक्षिण भाग को प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने का प्रयत्न किया, तथापि बंगाल की खोज ने के रूप में क्लाइव ने डुप्ले की नीति को विफल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो मद्रास को तो प्रमुख व्यापारी केंद्र तो बना तो नहीं पाया डुप्ले, लेकिन क्लाइव ने बंगाल में अपना क्या किया, झंडा गाड़ दिया। अब बंगाल उस समय दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र था जहां से रेवेन्यू आती थी। अब बंगाल जो था, आई थिंक अगर बात करें इंग्लैंड से लगभग, जो पूरे इंग्लैंड जो था ना उसमें उससे 20 गुना बड़ा था। और दुनिया का सबसे फर्टाइल इलाका जो था बंगाल में था, वो किसके हाथ में लगा, तो डुप्ले इसके क्या बोलते हैं क्लाइव के हाथों में लगा। था एक तरह से इसको खजाना मिल गया। और वहां से जो इनकम आता था क्या करता था, मद्रास में यूज करता था, तो इनको कभी दिक्कत हुआ नहीं। और दूसरी बात एक चीज भी था ना, जो ब्रिटिश अधिकारी जो थे ना काफी अधिक मतलब क्या बोलते हैं काफी बढ़िया थे, मतलब बेस्ट थे कंपेयर टू फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसी के पास एक डुप्ले था, बाकी सबके सब एक पे एक गधा भरे हुए थे। ठीक है, बाकी इनके पास वाटसन था अच्छा अधिकारी था, लॉरेंस अच्छा अधिकारी था। ठीक है, उसके बाद देखोगे क्या नाम है, क्लाइव अच्छा अधिकारी था। तो ऐसे ऐसे अधिकारियों की कमी नहीं थी, मतलब एक पर एक था सब। अब बाकी इनके पास डुप्ले के अलावा कोई नहीं था। तो अकेले चना भार नहीं फोड़ती है, पता है ना आपको, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे डुप्ले के अलावा कोई भी ढंग का नहीं था। ठीक है, बुस्सी आया बेचारा, वो खुद किडनैप हो जाता है। ये लाली भी था, वो भी गधा ही था। एगो गदहू जो आया उसने मतलब क्या किया, फ्रांसीसियों के साथ ही दगाबाजी कर दी। उसने मतलब क्या किया, कंपनी से मतलब पैसा लेकर उसी को मद्रास जो जीता हुआ क्षेत्र जो था उसको सौंप देता है। तो इस तरह के अधिकारी थे। तो इससे भी मतलब क्या होता, फ्रांसीसियों का पतन में प्रमुख भूमिका उनकी अधिकारियों की भी थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी की असफलता का यह मुख्य कारण बना कि फ्रांस सरकार ने गलत निर्णय के द्वारा 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया। सबसे खराब निर्णय था। यह भारत के कुछ दिनों तक और टिक जाता तो संभवतः
फ्रांसीसियों की स्थिति सुधर जाती। डुप्ले की वापसी के बाद फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त होना तय हो गया, क्योंकि भारतीय परिवेश में जितनी जानकारी उसे थी उतनी लाली को नहीं थी, क्योंकि डुप्ले तो बहुत पहले से लड़ रहा था ना। ऑलरेडी 43 में शासक बना था, 54 में वापस जाता, 11 वर्ष तो गवर्नर के तौर पे काम किया था। उससे पहले वो भारत में कब आया था? 1720 21 के आसपास आया था, ठीक है। तो बहुत साल पहले से वो लड़ रहा था, मतलब उसको भारत में लगभग 25 साल 20-25 साल रहने का अनुभव था। तो उनको सारी चीजों की जानकारी थी। ऐसे कंडीशन में नए लोगों को शिफ्ट करना सर बिल 1741 में ना बना था वो पांडिचेरी का शासक। 1741 में, सॉरी, तो 1741 से लेके 54 तक कब रहा ये? शासक रहा नहीं है, लेकिन भारत में बहुत पहले आ गया था ना। भारत में आने की बात करेंगे तो बहुत पहले आ गया है, ठीक है। तो 1741 में तो गवर्नर बना, 54 तक रहा, लेकिन भारत में वो बहुत पहले आ गया था, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो इनको मतलब मुख्य रूप से डुप्ले को भारत के जो परिवेश जो था उसकी जानकारी तो थी, जबकि लाली को नहीं थी। डुप्ले की वापसी के बाद जब काउंट डी राली को फ्रांसीसी प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा गया, तब फ्रांसीसी अधिकारियों में परस्पर सहयोग की भावना कम हो गई। लाली एक क्रोधी था और दूरदर्शी था और कटुभाषी था, मतलब काफी खराब बोलता था, क्रोधी भी था। इसीलिए उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी की बात करेंगे, अधिकारियों ने पूर्ण निष्ठा नहीं दिखाई, ठीक है। अगर लीडर ही अगर भूमिका, अगर आपको कोई काम बोलेगा प्यार से करने के लिए अच्छे से कर दोगे, गाली देके क्रोधित होकर बोलेगा अरे ठीक है तुम सीनियर हो तो करोगे तो, लेकिन मन से नहीं करेंगे, ठीक है। अब इंग्लैंड का जो युद्ध मंत्री की उस समय विलियम पिट की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, ठीक है। तो इंग्लैंड का युद्ध मंत्री विलियम पिट एक कूटनीतिज्ञ था। उसने यूरोप में फ्रांस के विरुद्ध ऐसे अभियान छेड़े जिससे उलझने का बाद भारत में अपनी स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख पाता। उसका यूरोपीय राजनीति की बात की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान फ्रांस यूरोप के अनेक देशों में युद्ध में उलझा रहा, ठीक है। इंग्लैंड इन दिनों इन युद्धों से बचा रहा है, क्योंकि वह एक पृथक द्वीप के रूप में स्थित है। अंग्रेजों ने इस बीच भारत में अपनी स्थिति मजबूत बना ली। अब फ्रांस जो था वो बाहर भी यूरोप में भी लड़ते रहता था। तो भाई फ्रांसीसी जो शासक जो थे, आई थिंक उस समय लुई 14 जो थे, लुई 14 वगैरह जो था उस समय 1664 17, लुई 14 के बाद लुई 16 आएगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति होती है लुई 16 के समय में, फ्रांसीसी कंपनी बनती है लुई 14 के समय में। तो ये लोग जो थे ना, मतलब यूरोप में भी किसी दूसरे दूसरे देश से युद्ध करते रहते थे, ठीक है। जबकि ब्रिटेन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ब्रिटेन को तो भारत में आप देखो कि बंगाल वगैरह से तो इनको राजस्व वगैरह मिल ही रहा था, और एक नॉर्थ अमेरिका पे अधिकार कर रखे थे, जो कि आगे चलते अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना थी। अंग्रेज अधिकारी तथा सेनापतियों में योग्यता के साथ साथ पारस्परिक सहयोग की भावना थी। उन्होंने इसी एकता पे बल पर फ्रांसीसियों को मात दी। जबकि फ्रांसीसियों के नेतृत्व का मुद्दा मुद्दा और एकता का अभाव अंग्रेजों के लिए क्या था? लाभदायक सिद्ध हुआ। फ्रांसीसी जल सेना का कमजोर होना, ठीक है। नेवी क्या थी? फ्रांस की कमजोर थी। अंग्रेजों के पास बड़ी जल सेना थी, नेवी, तथा जल शक्ति के अन्य साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। इसका लगभग इसी जल मार्गों पर वर्चस्व था, जिससे व्यापारिक लाभ के साथ साथ उन्हें सामरिक लाभ भी प्राप्त हुआ। डॉडवेल के अनुसार समुद्री शक्ति का प्रभाव मुख्य कारण ये था कि जो अंग्रेजी सफलता का कारण बना। यद्यपि फ्रांसीसियों के पास थल सेना की प्रचुरता थी, मतलब थल सेना इनके पास, इन्फेंट्री की बात करेंगे, पैदल सैनिक जो होते थल सेना काफी थी, तथापि जल सेना के अभाव में वो निरर्थक एवं कामयाब साबित नहीं हुई। क्योंकि आप दक्षिण भारत में लड़ रहे हो और आपका जल सेना कमजोर रहेगा तो ये काम नहीं चलने वाली है, ठीक है। अंतिमतः कंक्लूजन यही निकला से भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी की पराजय के कारण आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों ही थे, ठीक है। ध्यान रखना, आर्थिक कारण में व्यापार का चर्चा करना, राजनीतिक कारण में लिखना और दुरुस्ता डुप्ले को वापस बुला लेना। सामरिक कारण में क्या होगा? तो भाई साहब इनकी नेवी कमजोर थी। इन सभी परिप्रेक्ष्यों को, ठीक है, ये सारे ही चीजों का अगर कैलकुलेट करेंगे तो अंग्रेजी शक्ति फ्रांसीसी की तुलना में प्रभावशाली थी, ठीक है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब अन्य यूरोपीय शक्ति के बारे में कल हम डेनिस के बारे में पढ़ेंगे। डेन्स ये सबसे बाद में आते, ठीक है, ध्यान रखना है। तो डेन्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या नाम है इसका? डेन्स, इसको हम लोग डेनिस भी कहते हैं। तो ये अन्य यूरोपियन शक्ति थी, जो कि मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ गए? समझ गए? तो कल आप लोग क्या करेंगे? डेनिस के बारे में पढ़कर आएंगे। बाकी मैं इस पे भी क्वेश्चन चाहूँ तो दे सकता हूँ, दिया जाता है। फ्रांसीसियो का पराजय के कारण क्या थे? फ्रांसीसियो की असफलता के कारण क्या थे? डुप्ले किस प्रकार से एक अच्छा नेता, प्रशासक और एक राजनीतिज्ञ था? ये सब प्रश्न मेंस के बनते हैं, ठीक है। यूपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपका पीवाईक्यू चल रहा है, ठीक है। इन फ्यूचर हम लोग इस पे करेंगे, ठीक है। तो
आप लोग का जो पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन जो जाता है, कल से एक ही क्वेश्चन जाएगा प्रतिदिन, उसका आप लोग लिखा कीजिएगा, ठीक है। और कॉपी सबमिट करने के लिए आप लोग का अलग ग्रुप बना दो कि ठीक है इसी में डालोगे?